Hello everyone, a very good evening to all of you. Now we will discuss about probability. मैं पहले बता देती हूँ कि आप इस वीडियो में क्या क्या करेंगे। पहले probability पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बिफोर स्टार्ट वीडियो मेरे बारे में बताना चाहूँगी। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है और मास्टर्स में और बैचलर्स में आई एम सेलेक्टेड इन टॉप 1% ऑफ स्टूडेंट बाय गवर्नमेंट। सो आप मेरे पर यकीन करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपके स्कोर की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, आप बस रिवीजन पर फोकस करें, अच्छे से रिवाइज़ करें, क्लास ओवर होने के बाद भी रिवाइज़ करें और क्लास लगने से पहले भी एक बार जो पिछला टॉपिक किया है उसको अच्छे से देख लें। आप करते हैं अभी अपना स्टार्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में मेन डिफरेंस पहले क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है, एक थ्योरेटिकल। मीन्स एक्सपेरिमेंट कैसे कोई इवेंट हुआ, बाय एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए, कितने में से कितने फेवर में केस आए। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। आप यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ही करेंगे मेनली। तो उनका डिफरेंस कैसे आप उनकी डेफिनेशन से समझते हैं। वी विल एज्यूम दैट ऑल द एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। मीन्स हर एक एक्सपेरिमेंट की इक्वल आउटकम्स आएंगी। कैसे? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को इंपीरियल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई है, इसको डिनोट करने की नोटेशन है ये पी ऑफ एन इवेंट ई। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। और एक्सपेरिमेंटल को इंपीरियल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। अब इंपीरियल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन। मीन्स हमने कोई श्योरिटी ली कि ये केस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें वो हैपन हो गया और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो कितने भी हो सकते हैं और फेवर में केस कितने भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स इवेंट में कितने हैपन हुए हैं। और जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, उसमें फेवर में केस आने चाहिए। उससे नंबर ऑफ ट्रायल्स में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फेवर में कितने केस आए हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे नहीं करेंगे कवर, आपको करनी है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को ही बोलते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ये ऑप्शन में आ भी सकता है, पूछ सकते हैं कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है। अपनी एनसीईआरटी से लिया हुआ हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप अच्छे से कवर करें। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि कोई भी टॉपिक में से कोई भी जो की वर्ड है, की पॉइंट है, उसको ना छोड़ूँ और आप अच्छे से कवर करना। करते हैं आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, रिटन एज। दोनों की नोटेशन सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई डिफाइन कैसे है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। मीन्स जो भी इवेंट हुआ उसमें आउटकम में फेवर में कितने केस आए। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स थे इवेंट में जितने हैपन हुए, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसमें क्या है, number of outcomes favorable to event E, number of all possible outcomes of an experiment। अब इसको मैं थोड़ा एक क्वेश्चंस की हेल्प से समझाती हूँ। कैसे कि मेरे पास एक कॉइन है, उसमें मतलब आगे की साइड हेड है और पीछे की साइड टेल है। तो इसका मतलब कि उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। अब मैंने बोला कि मेरे को वो प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें फेस पे या मतलब पार्ट जो भी कॉइन टॉस हो तो हेड ही आए, और या फिर जो कॉइन टॉस हो तो सिर्फ टेल ही आए, तो वो होगी हमारी आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बन गए 2, और आउटकम क्या होगी, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो वो होगी 1। अब ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की 1/2। ये 1 कैसे आया, क्योंकि सिर्फ 2 केस बन रहे हैं और जिसमें हेड सिर्फ एक पर है तो 1 आ गया। 2 कैसे आया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी थी, कि कितने केस बन रहे हैं पॉसिबल आउटकम आने के, एक हेड हो सकता है एक टेल हो सकता है, तो दोनों के दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं कि वो आउटकम हो, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हेड आने की होगी। 1 कॉइन को टॉस किया जाए तब।
अब आप करते हैं कुछ और एग्जांपल्स, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले से ही लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है ताकि आपका टाइम थोड़ा बच जाए, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाता है तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने पहले से ही लिख रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन टॉस्ड वंस, मीन्स अगर एक कॉइन टॉस किया जाए तो। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, पहले तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मीन्स अगर एक बार कॉइन टॉस किया जाए तो फेवर में केस है जो पॉसिबल हो सकते हैं वो 2 है। अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या कौन सी निकालनी है, गेटिंग ए हेड, मीन्स ये वाली निकालनी है कि हेड आ जाए और टेल ना आए। तो इट मीन्स 1 केस है ऐसा जिसमें हेड आ सकता है, और ये ऐसा ही सेम ये भी तो बोल सकते हैं कि हेड ना आने की और टेल आने की, तो उसमें भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि टेल सिर्फ एक पर ही आ सकता है और हेड सिर्फ एक पर ही आ सकता है। दोनों साइड तो ना तो हेड हो सकते ना टेल हो सकते, तो 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी। हेड आने की भी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और दोनों की अगर कंबाइन करें तो 1, कि हेड और टेल दोनों आए तो 1, क्योंकि हमेशा जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और यहाँ पे आपने दोनों को हाफ हाफ निकाल लिया है, और तो ये भी पूछ ले कि अगर एक पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए तो प्रोबेबिलिटी होगी 1, क्योंकि वो एक श्योर इवेंट हो गया कि हेड नहीं आया एक साइड तो टेल तो पक्का है, और टेल नहीं आया तो हेड तो पक्का है। अब आप करते हैं इसको भी, बस मैंने लिख रखा है अच्छे से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की वन साइड पे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई कितनी हो सकती हैं, हेड आने की एक ही हो सकती है, तो मैंने लिख ली 1। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो दोनों की कंबाइन 1 करके होगी 2। इसका एक ये भी बता देती हूँ, अगर वंस कॉइन टॉस किया जाता है, वंस ए कॉइन टॉस्ड, इट मीन्स 2⁻1, वंस मीन्स एक बार, और ट्वाइस ए कॉइन टॉस मीन्स 2⁻2 मीन्स 4। कैसे होगा वो करते हैं अपन यहाँ पे, कि एक बार हेड आ गया, दूसरे वाले पे भी हेड आ गया, पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल, तीसरे वाले पे हेड पहले टेल बाद, टेल पहले हेड बाद में, और चौथे वाले पे टेल पहले और टेल ही बाद में। तो 4 पॉसिबल केस हो गए, 2⁻2 विल बिकम 4। तो ये 4 केस कैसे आए आगे होंगे समझ में। ऐसे ही अगर थ्राइस में आए तो 2⁻³ होता है, वो आप जब सीरीज़ में क्लास करेंगे अच्छे से, आप कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज एक्सरसाइज के साथ। पहले थोड़ा सा पहले एक एग्जाम्पल होगा उससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज में टॉपिक है, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपना स्कोर बूस्ट होगा, और मैं नहीं चाहती कि आपकी प्रिपरेशन में एक भी स्टेप मिस हो। तो मैं पहले एग्जाम्पल को प्रेफरेंस दूंगी, फिर एक्सरसाइज करेंगे आप साथ के साथ ही, और एक दिन में एक एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि हो जाए। कुछ ज़्यादा लेंथी हुई तो आप नेक्स्ट डे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन की गारंटी मेरी है, आप उसकी टेंशन ना लो, अच्छे से सिलेबस कवर होगा। क्योंकि बहुत बार है ना ऐसे होता है कि एग्ज़ाम में हम एक्सरसाइज करके सारे चले जाते हैं और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल से, और हमें थोड़ी सी ये आदत होती है अगर हमने नया क्वेश्चन देखा तो बनता नहीं है, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस ही नहीं करते कि वो बन जाए। तो इसलिए मैं नहीं चाह रही कि कोई भी छूटे आपका कोई भी एक भी सिंगल क्वेश्चन। चलो फिर आप करते हैं अपना सेकंड। अगर टेल का केस हो तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि वो 1/2 होगा। कैसे आया, क्योंकि टेल ही एक पॉसिबिलिटी है जो आ सकती है, और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 2 है, ये वंस ट्वाइस के लिए था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी 1। कैसे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 ये होगी। अब एक मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है, ये आपके एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है कि एक बैग है जिसके अंदर एक येलो बॉल है, एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है। Y डिनोट्स येलो, B डिनोट्स ब्लू, R डिनोट्स रेड। मीन्स एक बैग में तीनों की तीनों बॉल कंबाइन है। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि येलो आने की, रेड आने की और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं दूंगी, थोड़ा समझ के अच्छे से करना।
प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मीन्स एक प्रोबेबिलिटी कितने में से, येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने में से 3 प्रोबेबिलिटी है। जैसे एक येलो आ सकती है, एक रेड आ सकती है, एक ब्लू आ सकती है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो होगी 3, ठीक है। येलो की कितनी है, 1 मीन्स येलो वाला केस हो गया, हमने एक ही बॉल निकाली, तो येलो आ गई तो रेड नहीं आई और ब्लू भी नहीं आई। फिर सेकंड केस की अगर मैं बोल दूं मेरे को तो रेड चाहिए, तो येलो नहीं आ सकती, रेड आ गई, ब्लू नहीं आ सकती। और थर्ड केस क्या होगा कि ना तो येलो आए ना रेड आए, क्या आ जाए, ब्लू आ जाए। तो मीन्स 1/3, 1 कैसे आया, क्योंकि एक ही बॉल निकालनी है और कितने में से निकालनी है, 3 में से निकालनी है। मीन्स येलो की प्रोबेबिलिटी आउटकम के फेवर में सिर्फ 1 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 3 है। ऐसे ही रेड आ गई तो ये 2 नहीं आ सकती, तो मीन्स 1/3, ब्लू आ गई 1/3। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन करेंगे तो आ गया 1, 1/3, 1/3 और 1/3। इस वाले फॉर्मूले से भी यही आता कि येलो होती तो, रेड होती तो और ब्लू होती तो। नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स मस्ट बी 1 मीन्स जितने भी अगर इवेंट दे रखे हैं क्वेश्चन में तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, ये आपको याद रखना है। ये ऑप्शन टाइप में शॉर्ट में पूछा भी जा सकता है क्योंकि इजी सा है और इतना इजी आपके एग्जाम में आता है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपका होमवर्क क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी। सोचना, यहाँ पे ब्लू था, मैंने क्वेश्चन में ब्लैक दिया है, तो इस बैग में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, आपके स्कोर की श्योरिटी मेरी है, आप बस रिवाइज करें, अच्छे से रिवीजन करें। और किसी और सब्जेक्ट में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मेरी तरफ से जो भी सजेशन हुआ ज़रूर देने की कोशिश करूँगी और आपका स्कोर पक्का बूस्ट होगा। इन जनरल इट इज़ ट्रू दैट एन इवेंट ई मीन्स कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अक्कर होने की, कि कोई इवेंट है वो अक्कर होगा और नहीं होगा, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, उन दोनों का एडिशन 1 होगा। कैसे करेंगे मैं बताऊंगी एग्जाम्पल में, अगली अपनी क्लास में जो सीरीज़ होगी। अभी सिर्फ ये याद रख लो कि ई बार है या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मीन्स नॉट हैपन, जो नहीं होंगे वो वाले इवेंट। मीन्स कि अगर मैंने बोला कि कोई आ सकता है तो प्रोबेबिलिटी है कि 1 अगर वो आ गया तो, और प्रोबेबिलिटी उसके नहीं आने की होगी 0 क्योंकि वो आ गया ऑलरेडी, तो विल बिकम 1, 1 + 0 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ वो नहीं आएगा मतलब एनीवन डजंट कम हियर, तो वो होगी 1, कि नहीं आया तो बन गई 1, और आगे और आ गया तो इसका मतलब छापा को तो नहीं आने की निकालनी थी और आ गया तो वो 0, तो विल बिकम 1, दोनों का एडिशन भी हो गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर और सर्टेन टू अक्कर इज़ 1 मीन्स अगर एक श्योरिटी है कि बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो श्योरिटी होगी यानी श्योर इवेंट हो गया, मीन्स उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। और मैंने बोला कि बारिश नहीं होगी आज और उस दिन बारिश नहीं हुई तो उसकी श्योरिटी होगी 1। तो मतलब दोनों चीज़ों की क्वेश्चन के लैंग्वेज पे भी जाता है कि वो श्योर इवेंट है या इम्पॉसिबल इवेंट है। अब मैंने बोला कि सूरज ईस्ट में से उगेगा, श्योरिटी है कि हाँ हमेशा वहीं से उगता है, तो ईस्ट का तो सही है, श्योर इवेंट हो गया 1। अब मैंने यही बोल दिया कि सूरज ईस्ट में छिपेगा मतलब सन सेट होगा ईस्ट में, तो प्रोबेबिलिटी होगी इम्पॉसिबल इवेंट की मीन्स 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विच इज़ श्योर, जो हमेशा से सच है, मतलब जो चीज़ हैपन होगी सर्टेन है कि गारंटी के साथ वही होगी, अक्कर है उस चीज़ की, तो वो होगी 1। और अगर ऐसा इवेंट कोई होता है तो उसको बोलेंगे आपा श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। इसका मतलब इसका सेकंड नेम हमारे पेपर में आ सकता है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो
इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 कि वो कभी अकर नहीं हो सकता। सूरज कभी भी पश्चिम से उग नहीं सकता और पूर्व में छिप नहीं सकता, ये श्योरिटी है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट्स में अकर होते हैं। Probability of an event E is a number probability such that 0 less than probability of 0 less than equal to probability of E less than equal to 1 मीन्स कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है 0 और 1 के बीच, वो 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, 1 भी हो सकती है। मीन्स ना तो वो 0 से नीचे जाएगी, ना वो 1 से ऊपर जाएगी, 1 के क्रॉस जाएगी, तो वो हमेशा श्योरिटी होगी कि हमेशा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के अकर होने की या तो 0 होगी या फिर 1, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी और उन दोनों के इक्वल भी हो सकती है। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट मीन्स कि अगर कोई भी इवेंट अकर हुआ है और उसकी आउटकम 1 आ रही है, इसका मतलब वो है एलिमेंट्री इवेंट मीन्स श्योर टाइप इवेंट है, और जो सम होगा उनकी प्रोबेबिलिटी का वो एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। तो जो अगर उनका सम करेंगे तो वो हमेशा 1 ही आएगा। कैसे कि जैसे मैंने बोला कि अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था, येलो आ गई, रेड आ गई या ब्लू आ गई, तो इनके जो भी इवेंट होगा जिसकी एक आउटकम होगी उसको बोलेंगे आप एलिमेंट्री इवेंट मीन्स येलो निकालने की एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ एक आउटकम के लिए बोला। फिर रेड निकालने के लिए बोला तो वो सिर्फ एक आउटकम के लिए बोला। अब ब्लू के लिए बोला तो सिर्फ एक आउटकम के लिए बोला। तो अगर इनका तीनों का एडिशन करूँगी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन नोट में कि अगर मैंने द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1, तो ऐसे ही येलो रेड ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमेशा 1 होगी। और यही मैंने नोट में लिखवाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स मस्ट बी 1। अब आप चलते हैं, मैंने बोला था कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना था। क्या मैसेज देना था वो? यही मैसेज था कि जब हम जैसे मैंने 9th में इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया था, उससे पहले मेरा हिंदी मीडियम था, और ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ने में पहले से ही ठीक थी, मतलब अच्छी थी। बट जब 9th में एडमिशन लिया तो सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में करने थे, तो बहुत मतलब सबको ही होती है डिफ़िकल्टी कि हाँ भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं, वर्ड याद करने पड़ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन गिव अप ना करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। नोट गिव अप, सबके साथ ऐसा होता है। मीन्स जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं फर्स्ट डे क्लास लगा के आई थी, तो इनफैक्ट मैं घर पे आके रोई भी थी। सबके साथ ही ऐसा होता है। मेरी फ्रेंड थी, बाद में जब उसने 11th में लिया था तो वो भी बोल रही थी कि यार नहीं बनता, सबसे नहीं बनता, तो आप ये टेंशन ना लो कि नहीं बन रहा, बस कोशिश करते रहो क्योंकि हम कुछ नया सीख रहे हैं। अपने आप बढ़ती जाएँगी चीज़ें, क्योंकि वो जब अपन ना अच्छे से इंग्लिश मीडियम में आ जाएँगे, मतलब जब अपनी कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी, तो ये लगेगा कि हिंदी मीडियम से तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, दोनों चीज़ें समझ भी आ रही हैं, और इनफैक्ट हिंदी मीडियम बस ऐसे ही बोलने के लिए बोल देते हैं कि हिंदी मीडियम ईज़ी है। जब अच्छे से इंग्लिश मीडियम में आओगे ना तब पता चलेगा कि इंग्लिश मीडियम से ईज़ी हिंदी भी नहीं है, मतलब हिंदी तो बहुत डिफ़िकल्ट में लगेगी। अब जब कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसमें हिंदी में कुछ करना होता है तो मेरे थोड़ा कम समझ में आता है, और एक टाइम ऐसा था कि इंग्लिश में कम समझ में आता था। तो बस अपनी प्रिपरेशन में इम्प्रूव करते रहें कि नहीं हो, ये मत सोचें कि नहीं होगा। इनफैक्ट मेरा 9th में स्कोर भी बहुत कम आया था इंग्लिश मीडियम की वजह से, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि करना है तो करना है, तो अपने गिव अप ना करें। हिंदी मीडियम अपनी जगह भी सही है, लेकिन आगे के लिए और अगली जनरेशन के साथ कंपेयर करने के लिए इंग्लिश आना भी ज़रूरी है। तो ये मत सोचें कि नहीं हो रहा, ये सोचें कि हो जाएगा, धीरे-धीरे सारी कोशिश करें। हाँ, अगर कोई 11th में अभी-अभी जिसने एडमिशन लिया है ना, वो एक बार ये सीरीज़ देख ले कंटिन्यू में, उसको बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि उसको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि ये होता है, इसका नाम ये है, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो आप अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
If you like the video, please share and subscribe with your friends and family. Thank you. Bye.